नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो अभी अभी ये मुकाबला जैसे ही शुरू हुआ उससे ऐन पहले जो गृह मंत्रालय है उसकी तरफ से एक नया आदेश आया। वो आदेश ये बताता है कि 30 जून तक लॉकडाउन जैसा कुछ रहेगा। कहाँ? कंटेनमेंट जोन्स में, यानी कि जो जो एरिया सील किया गया है वहां पर। उसके अलावा बाकी सब इस देश में अब खुलेगा। एक महीने के अंदर अंदर ये सब होगा। 8 जून में पहला फेज, उसके बाद अगला फेज, फिर अगला फेज। कहने का मतलब ये है, और ये जो शब्द है लॉकडाउन, इसको भी इस आदेश ने बदलने की कोशिश की है। तो अब जो आदेश जारी हुआ है उसको कहा गया है अनलॉक 1, यानी कि ये लॉकडाउन 5 नहीं है, ये अनलॉक 1 है। और इसके बाद फिर अनलॉक 2 होगा, फिर अनलॉक 3 होगा। संभवतः तब तक चीजें सामान्य हो जाएंगी, लेकिन अगर नहीं होगी तो 4 और 5 भी हो सकता है। लेकिन कैसा रहा लॉकडाउन 1, 2, 3, 4? 60 दिन से 65 दिन से ज्यादा हो गए हैं। 24 मार्च को अभी भी याद कीजिए, 8 बजे घोषणा हुई, 4 घंटे के अंदर अंदर लॉकडाउन लागू हो गया। मैं लगातार हर माध्यम से, यहां पर एनडीटीवी इंडिया पर भी हम लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना की लड़ाई से लड़ने का कोई भी आसान विकल्प विश्व में किसी के पास नहीं है। तो भारत के पास क्या होगा? किसी के पास नहीं था। तो बहुत कठिन फैसले लेने लाजमी थे, जरूरी थे। लॉकडाउन जरूरी था। लेकिन लॉकडाउन जिस तरीके से लागू हुआ उसके, और अलग अलग चरणों में जिस तरीके से लागू हुआ, जो रणनीति हुई, जो राजनीति हुई, उस पर बहुत सारा डिबेट है, उस पर बहुत सारी चर्चा हो रही है, उस पर बहुत सारी आलोचना भी हो रही है। तो आज जब लॉकडाउन का फेज खत्म हुआ है और अनलॉक का फेज शुरू हुआ है, तो हम मुकाबला में देखेंगे इतिहास की ओर, और इतिहास से सीख लेकर भविष्य में क्या किया जाए उसके बारे में भी सोचेंगे। तो आज मुकाबला में हमारा सीधा सवाल है, लॉकडाउन 5 नहीं, अनलॉक 1। क्या लॉकडाउन हटेगा, अंधेरा छटेगा, लेकिन क्या कोरोना का केस बढ़ेगा? आलोचना जरूर होगी इस बात पर कि जब लॉकडाउन लगा तब भी आप दुखी हुए कि देखिए कितनी दिक्कत हो रही है, अब लॉकडाउन हट रहा है तो भी आप दुखी हो रहे हैं। हम दुखी नहीं हो रहे हैं, हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉजिक था, जो लगाया गया था लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 में कि मामले को सप्रेस करना है, अभी तो मामले सप्रेस नहीं हो रहे, मामले और ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जब इतनी रियायत और ढील हो जाएगी और मामले बहुत तेजी से बढ़ेंगे, तो क्या हमारे पास उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है? रणनीति क्या है? उस पर हम मुकाबला करेंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं आज हमारे सारे मेहमानों का। राजीव त्यागी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, महेश वर्मा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, शांतनु गुप्ता आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, और गार्गा चैटर्जी आप भी एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, और एक ऐसे स्टेट से, एक ऐसे राज्य से आप ताल्लुक रखते हैं जिसको लेकर के खासी राजनीति हुई है। हमने देखा है खासी तूतू में हुई है केंद्र और राज्य में। हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। इस शो का फॉर्मेट एकदम सिंपल। शुरुआत में सब लोग ताकि अपनी अपनी बात रख सकें, हर किसी को 1 मिनट का अपना शुरुआती स्टेटमेंट देने का समय दिया जाएगा। मैं राजीव त्यागी जी आपसे शुरू करता हूं। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। इतिहास का आकलन और आगे क्या? देखिए संकेत जी, सरकार ने जिस वक्त 24 तारीख को लॉकडाउन शुरू किया था तो 3 घंटे का समय दिया। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने जब 22 तारीख को अपना पहला संदेश दिया था मार्च में, तो उसके लिए 3 दिन टेलीविजन पे और सब जगह विज्ञापन किए थे। तो ये लॉकडाउन बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन कर दिया गया। लॉकडाउन सिर्फ आपको एक छोटा समय देता है, थोड़ा समय देता है कि जिससे आप बेहतर तैयारी कर लें, और बेहतर तैयारी करके आप कहना उसका कोरोना संक्रमण से कहीं ना कहीं अपने देशवासियों को बचा लें। तो उसमें सरकार पूर्ति बल रही है। कहा गया था कि 18 दिन में महाभारत जीता गया था, तो 21 दिन में हम कोरोना को हराएंगे। सरकार कहती है जीत पड़ेगा। तो सरकार को ये पता ही नहीं था कि कोरोना की कितनी मारक क्षमता होती है। 12 फरवरी को याद करिए, राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार को चेताया था, लेकिन उस वक्त सरकार मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में लगी हुई थी, ट्रंप साहब के स्वागत में लगी हुई थी, और देशवासियों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया। मार्च में स्वास्थ्य मंत्री साहब ने कहा था कि कोरोना कोई पैंडेमिक देश के लिए नहीं है। जी राजीव जी, 1 मिनट का समय खत्म हुआ। तो
ये जो आकलन था इतिहास का वो तो हमने राजीव त्यागी से सुन लिया। अब महेश वर्मा से उनकी बात भी सुन ले। आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। महेश जी बताइए, और सवाल याद रखिएगा जो मैंने वर्मा जी पूछा कि लॉकडाउन हटेगा, अंधेरा छटेगा, बहुत जरूरी है क्योंकि लोग तकलीफ में हैं, लेकिन कोरोना के मामले भी तो बढ़ रहे हैं, क्या वो भी बढ़ेगा? आपका 1 मिनट। देखिए संकेत जी, जो राजीव त्यागी जी या इनकी पार्टी जो एक लॉकडाउन को लेकर जो एक कंफ्यूजन पैदा कर रही है, उसके ऊपर जो है एक स्पष्टीकरण देना जरूरी है। क्योंकि देखिए, लॉकडाउन का जो एक गाइडलाइंस है, एडवाइजरी जो है केंद्र सरकार ने जो जारी करी, उसका मतलब जो है हमने सबने ये निकाला कि ये केंद्र सरकार की अख्तियार है, अधिकार है। ऐसी कोई बात जो है लॉकडाउन के जो गाइडलाइंस या कोई भी एडवाइजरी केंद्र सरकार ने दिया, तो उसका मतलब ये नहीं हो गया कि उन सब चीजों के लिए जिम्मेवार जो है केंद्र सरकार ही है। एक बात। दूसरी बात कि केंद्र सरकार ने जो कुछ भी किया या केंद्र सरकार की जो भी मातहत जितनी भी सुविधाएं थी, जितनी भी सेवाएं थी, उन सबको राज्य सरकार को मुहैया कराना या उपलब्ध कराना, ये जो है केंद्र सरकार की ड्यूटी बनती थी। उसके तहत जो है पहले दिन 1,70,000 करोड़ का जो पैकेज दिया गया, उसका मकसद यही था कि राज्य सरकार और उस जिला प्रशासन है या ग्राम तो कुछ भी है, वो सारी जी होल्डर आपका। हाँ महेश जी 1 सेकंड। शुरुआती वक्तव्य के लिए 1 मिनट पूरा हुआ। अब शांतनु गुप्ता के पास जाना चाहता हूं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। शांतनु जी, आपका 1 मिनट। संकेत, जब फरवरी में हमें कोरोना के बारे में पता लगा, जब मार्च में उसके बारे में और पता लगा, तो किसी को जानकारी कुछ नहीं थी कि इसकी मारक क्षमता क्या है, उसकी इन्फेक्शन रेट क्या है, यानी कि फर्टिलिटी रेट क्या है और उसका इन्फेक्शियस रेट क्या है। हर सरकार अपने अपने तरह से उससे जूझ रही थी। हमने जिस तरह से लॉकडाउन करा, वी आर द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड जिसने इतने कड़े नियम बनाए अपने देश में, चाहे वो फ्लाइट को लेकर हो, तो फ्लाइट में जांच के लेकर हो, चाहे इंटरनल फ्लाइट बंद करने से लेकर हो, चाहे वो बाजारों को लेके, ऑफिस को बंद करने को लेकर हो। उसके कारण हम अपने कर्व को बहुत बहुत तीव्रता से फ्लैट कर पाए। हम इटली नहीं बने, हम स्पेन नहीं बने, जबकि आपको पता है चाइना से कितने लोग भारत में आते हैं। हम इटली नहीं बने, हम स्पेन नहीं बने, हम यूएस नहीं बने, हम इंग्लैंड नहीं बने, राइट। मैं इन सब देशों में जाना हुआ है मेरा, इसलिए मुझे जानकारी वहाँ की बड़े स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम है, क्योंकि हमको जानकारी थी हमारे हेल्थ सिस्टम ट्रेडिशनल रूप से उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हमारे पास जो तरीका था वो केवल लॉकडाउन ही था। अब उस लॉकडाउन, जैसे नोटबंदी के समय बोलते थे कि हमें बता, तो आप उसे बता के नहीं, आप ऑपरेशन से लॉकडाउन नहीं कर सकते। लेकिन अब जब पता चला है कि भाई अब उसमें इकोनॉमिक फैक्टर भी देखना है, तो उसको धीरे धीरे लॉकडाउन कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। ठीक है, और आप ठीक है। शांतनु जी, एक मिनट खत्म हुआ। एक मिनट खत्म हुआ और शांतनु जी ने एक बड़ी जबरदस्त बात बोली कि हमको अपने इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था की स्थिति भी देखनी है, जो श्रमिकों के साथ हो रहा है वो भी देखना है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए अक्सर ये बात बोली गई है गार्गा चैटर्जी कि लॉकडाउन जरूरी था, इससे तो कोई भी, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी लॉकडाउन लगाया है, तो लॉकडाउन तो जरूरी था। लेकिन लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड की इस डिबेट में कितना लाइफ पर ध्यान दिया जाए और कितना लाइवलीहुड पर ध्यान दिया जाए, उसके आकलन को लेकर के ही सारी डिबेट हो रही है। और आपका राज्य तो कुछ ज्यादा ही फोकस में है। मैं गार्गा चैटर्जी, आपका 1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य चाहता हूं। आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। मैं बांग्ला का एक बंगाली हूं, तो मैं जब ये मुकाबला देखता हूं, मुझे ये मुकाबला नहीं लगता है कोई राजनीतिक दल के बीच में या केंद्र और राज्य के बीच में, पर प्रकृति के साथ। ये अम्फान जो साइक्लोन है और जो कोरोना का जो परिस्थिति था पहले से, ये दोनों का जो वार अभी है बांग्ला में, तो फोकस में बांग्ला ज्यादा है, ये पूरा सरासर झूठ है। अम्फान को डिसअपियर किया दिया गया है। ये जो दिल्ली मीडिया जो है, हिंदी मीडिया हो या अंग्रेजी मीडिया हो, पर राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल उस पर स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, पर हमारे जो भारत के जो विधाता है वहां से कुछ नहीं आ रहा है। लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड, ये कोई वर्सेस नहीं है। लाइवलीहुड अगर चला जाए तो लाइफ जाता है, कोरोना अगर हो जाए तो भी लाइफ जाता है। अभी केंद्र को चाहिए ये जो शब्दों को जो खेल है 1 2 3 4 अनलॉक लॉक, इसको छोड़ के पैसा उपलब्ध करे, राज्यों को पैसे उपलब्ध करे। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, ये आपने एक डिबेटिंग पॉइंट दे दिया मुझे कि ये शब्दों के फेर में मत पड़िए, और ये बहुत सारे लोगों ने आलोचना की कि आत्मनिर्भर, अनलॉक, लॉकडाउन, जान भी जहान भी, जान है तो जहान है, ये सब शब्द थे, ऐसी आलोचना हुई सरकार की। लेकिन मैं फिर एक छोटे से ब्रेक पे जाने से पहले ये बार बार ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि लॉकडाउन जरूरी था, और ये समस्या ऐसी थी कि इसका कोई भी आसान विकल्प नहीं था। विश्व भर में आप कहीं भी देख लीजिए, इसका आसान विकल्प कहीं नहीं है। हर फैसला या तो सही साबित किया जा रहा है या गलत साबित किया जा रहा है, और हमको उसी दृष्टिकोण से ये इस फैसले को भी देखना होगा। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। मुकाबला का भाग 2 जारी रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे, मुकाबला करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुकाबला के भाग 2 में आपका स्वागत है। मैं अब शुरुआत करना चाहता हूं राजीव त्यागी से। राजीव त्यागी, देखिए, आलोचना की जा सकती है कि जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ, लेकिन लॉकडाउन जरूरी था। आपका शुरुआती वक्तव्य में आपका ये कहना था कि प्लानिंग नहीं की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब जबकि एक अनाउंसमेंट हो गया अनलॉक करने का, अब ऐसा क्या किया जा सकता है श्रमिकों के लिए, उन लोगों के लिए जिनका रोजगार छिन गया, उन लोगों के लिए जो अपनी अपनी इंडस्ट्री रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे की ओर देखते हुए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं सरकार को? देखिए, आपने कहा कि अंधेरा छटेगा। दुष्यंत कुमार का मशहूर शेर है कि मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कह दूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। संकेत जी, सरकार को निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, इनकी चिट्ठियों पे गौर करना चाहिए। जो चिट्ठियां लिखी गई थी प्रवासी श्रमिकों से लेकर के जितने भी हमारी एमएसएमई सेक्टर की श्रमिक है, 13 करोड़ वो परिवार है जो कि हमारे करीब करीब जिनको 7,500 रुपए प्रत्येक महीने चाहिए। यदि इनकी जेब में पैसा डाला जाएगा तो निश्चित रूप से मांग बढ़ेगी। मार्केट में मांग बढ़ेगी तो उद्योगों को फायदा होगा, उद्योगों को फायदा होगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो देश को फायदा होगा। पहली बात तो बहुत स्पष्ट, मैं सजेशन ये देना चाहता हूं। दूसरा सजेशन ये देना चाहता हूं मोदी साहब को, अगर वो सुन रहे हैं। पर पैकेज अनाउंस किया तो उन्होंने, देखिए, जो पैकेज अनाउंस किया वो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कहा गया था कि किया गया है, लेकिन पैकेज जो है वो कर्ज निर्भर भारत बनाता है। देखिए, कर्ज मांग करके घी पिया तो क्या पिया। जब आदमी का मंदी का समय होता है, जब उसको कहीं से कोई पैसा नहीं मिल रहा होता, जेब में पैसा नहीं होता, तो बैंक वाले पैसा कैसे दे देंगे साहब? आप लोग लेके दिखा लीजिए लोन। तो ये जो कर्ज निर्भर भारत बनाने की बात चल रही है वो बड़ी चिंता का विषय है। मैं मोदी जी से मांग करता हूं कि देश के ये एक जरूरी बात बोली। एक सेकंड, इससे पहले कि उनकी बर्खास्तगी की बात, आपने ये जो कर्ज निर्भर भारत बोला है, मैं उस पर महेश वर्मा के पास जाना चाहता हूं। महेश वर्मा जी, ये जो पैकेज है, क्योंकि अब अनलॉक हो रहा है, अब लोगों को अपने अपना जीवन संभालना होगा, अब वो काम पर जाएंगे, जिन लोगों की नौकरी चली गई वो अपना जीवन बटोरने की कोशिश करेंगे। ऐसे में सरकार का ये दावा है कि देखिए हमने पैकेज की घोषणा की है, इससे बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है या आपके आलोचकों का ये कहना है कि ये तो कर्ज निर्भर भारत बना दिया आपने, आत्मनिर्भर के बजाय। कर्ज चुका कौन पाएगा? स्थिति है ही नहीं लोगों की चुकाने लायक। नहीं, ये कुछ भी उसको संज्ञा दे सकते हैं। संज्ञा देने में, घड़ियाली आंसू बहाने में इनके नेताओं की और इनकी पार्टी के लोगों की कोई सानी नहीं है। आज की डेट में मुझे बड़ी खेद के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि कांग्रेस के अध्यक्षा या कांग्रेस के नेता या जो लोग भी हैं, जिस तरह की चीज़ों को वो लेकर आ रहे हैं इस वैश्विक, हम दैविक, या ये कह लीजिए जिस तरह के हम संकट में फंसे हुए, इस संकट में हम सबकी ड्यूटी बनती थी कि हम सब लोग जो है एक दूसरे का साथ देते हुए देश को बाहर इससे निकले। उसमें जो है आज की डेट में ये उस चीज को मजाक बना रहे हैं, कभी बस के नाम पर, कभी मजदूर के नाम पर, कभी प्रवासी आश्रम। छोटी सी बात कहना, सवाल ये है कि आप जिस तरह नहीं, लेकिन मजदूरों की दिक्कत तो है ना वर्मा जी, मजदूरों की दिक्कत तो है। ये कह देना सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल द्वारा कि जो मजदूरों की चिंता कर रहा है वो प्रॉफिट ऑफ डूम है। अगर किसी इंडस्ट्री को कर्ज चाहिए,
अगर कोई इंडस्ट्री कर्ज ली हुई है और उसके लिए राहत दी जाती है और उसके ऊपर जो है अगर कर्ज निर्भर का संज्ञा दिया जाता है, ये मुझे ये बताइए ये किस तरह की जो है ये शब्द है और ये किस तरह की आलोचना है और ये किस नहीं देखिए, दो स्ट्रेटजी है। इससे पहले कि मैं राजीव त्यागी के पास वापस जाऊं, एक सेकंड, दो स्ट्रेटजी, एक होता है लॉन्ग टर्म। मैं समझ सकता हूं कि आगे चल के हमको आत्मनिर्भर होना एक बहुत ही सुनहरा ख्वाब है, लेकिन अभी आप लोगों को गुर्बत से कैसे निकालेंगे? देखिए, गुर्बत मैं आपके पैकेज पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अभी जो समस्या है, अभी की भूख, अभी की समस्या, अभी का जॉब लॉस, उससे निपटने के लिए क्या है योजना? बिल्कुल संकेत जी, मेरा सिर्फ ये मानना है इसमें कि देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी तक आप कोरोना के जो लॉकडाउन था, आज इसको आप अनलॉकडाउन 1 कहिए, लेकिन एक चीज इसमें आप अगर देखिए गौर से, तो इसमें हमारे पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य कर्मी के अलावा कोई भी जो स्टेक होल्डर है या कह लीजिए जिनका पार्टिसिपेशन चाहिए था, या वो राज्य सरकार के तहत काम करने वाला तंत्र हो या वो ग्रामीण व्यवस्था हो, हमारी जो व्यवस्था है उसको बहुत गहराई से और बहुत अच्छे ढंग से इसमें इन्वॉल्व करना उनको करना पड़ेगा और हर तरह से जहां भी जरूरत पड़ेगी हम देखिए, मेरा एक छोटा सा मानना है, इससे पहले कि मैं राजीव त्यागी के पास वापस जाऊं, शांतनु गुप्ता, एक छोटा सा मेरा मानना है, वो ये है कि लॉकडाउन जरूरी था, लॉकडाउन जरूरी था, लेकिन अगर लॉकडाउन लागू होने को लेकर के आलोचना हो रही है शांतनु गुप्ता, तो वो आलोचना होना भी लाजमी है, क्योंकि अगर आप तस्वीर देखें, जो लाखों लाख लोग पैदल चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, अभी अनलॉक 1 हो गया, इसके बावजूद लोग पैदल चलने पर मजबूर हैं। वो श्रमिक ट्रेनों की ये हालत है कि उसमें लाशें मिलती हैं, उस श्रमिक ट्रेन में लोगों को फेंक के खाना दिया जा रहा है, 3-3 दिन तक पानी नहीं मिल रहा, ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं विफलता नहीं है, और अगर इस विफलता को जो लोग उजागर करते हैं उनको प्रॉफिट ऑफ डूम और गिद्ध अगर बोला जाए कोर्ट में, तो आपको नहीं लगता ये इनजस्टिस है? देखिए, कोर्ट की भाषा और राजनीति की भाषा अलग है। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल का काम है अपनी बात को डिफेंड करना कोर्ट की भाषा में, तो उसको अगर आप राजनीतिक भाषा में कहेंगे तो शायद वो पार्लियामेंट की भाषा को नहीं समझ में आएगा, वो अलग विषय है। देखिए, अगर किसी को पहले से अंदेशा होता, कोई पहले से भविष्यवाणी करके बैठा होता कि कोरोना के बाद क्या क्या होता, तो अब देखिए हाइंड साइड में संकेत कुछ भी बात करना बहुत आसान, ढाई महीने बाद सबको काफी कुछ पता है कि कितना फर्टिलिटी रेट है, वर्ल्ड ओवर क्या हुआ है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या हुई है, अब बड़ा आसान है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आलोचना बुरी नहीं, आलोचना करनी चाहिए, लेकिन उसमें राजनीति करना कि आप अपने स्टेट में प्रियंका गांधी राजस्थान में कुछ नहीं देखेंगी, महाराष्ट्र में कुछ नहीं देखेंगे, पंजाब में कुछ नहीं देखेंगे, यूपी में क्योंकि उनको राजनीति चमकानी है अपनी, तो वहां पे 500 बस खड़ी करके ड्रामा करेंगी, तो वो राजनीति से भी बचना चाहिए, उसको भी हमें उजागर करना चाहिए। ये राजनीति का समय नहीं है। जब आप पाकिस्तान से वॉर करते हैं तब आप राजनीति करना शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं हुई, जब कोरोना पे कंट्री एक साथ आ रही है, ठीक है, चलिए आपकी ये बात, मैं एक जवाब दे, ठीक है, एक सेकंड, राजीव त्यागी के पास वापस। राजीव त्यागी, आरोप यह है कि लोगों के प्रति हमदर्दी जताने के नाम पर राजनीति हो रही है। बस लेकर नोएडा के बॉर्डर पे खड़े हो जाने से आप मजदूरों के लिए कोई बहुत खास मदद नहीं कर रहे। इस पर इसका आप जवाब कैसे देंगे? अच्छा लगता है कि जब हमारे विरोधी प्रियंका गांधी जी को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जिम्मेदारी निभाने के लिए कहते हैं, हालांकि वो उत्तर प्रदेश की महासचिव इंचार्ज है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन हमें ये विरोधी जब कहते हैं कि उन्हें पंजाब में भी देखना चाहिए, राजस्थान में भी देखना चाहिए, तो समय आएगा तो वो पूरे देश में भी देखेंगे, चिंता की कोई विषय की बात नहीं है। क्या ये सत्य नहीं है कि हमने 1000 बस दी थी? क्या ये सत्य नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 अप्रैल को एक गाइडलाइन जारी की थी कि पूरे 30 जून तक किसी के परमिट, किसी की फिटनेस गाड़ी की या किसी का ड्राइविंग लाइसेंस यदि एक्सपायर हो रहा है तो 30 जून तक मियाद बढ़ा दी जाएगी, उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट की क्या आवश्यकता थी? यदि हम सेवा भाव से 1000 बस दे रहे थे, यदि हम सेवा भाव से 97 लाख लोगों को राशन उपलब्ध करा चुके उत्तर प्रदेश में, यदि हम सेवा भाव से लोगों को नहीं, एक सेकंड राजीव त्यागी, इसमें आलोचना होगी, ये सेवा भाव राजस्थान में कहां गया? ये सेवा भाव जो है वो छत्तीसगढ़ में कहां गया और महाराष्ट्र में कहां गया, जहां राहुल गांधी ने ये बोल दिया कि वहां तो हम समर्थन कर रहे हैं, हमारी उस तरीके से सरकारी नहीं है। आपने किया, हाँ संकेत जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। राजस्थान की सरकार का जो मॉडल है उसको लेकर के केंद्र सरकार ने स्वयं तारीफ की, प्रधानमंत्री महोदय ने तारीफ किया और उसी मॉडल को पूरे देश में लागू किया गया। अब ये सज्जन जो बोल रहे हैं, इनसे एक सवाल है मेरा कि क्या ये सत्य नहीं है कि जनवरी माह में 30 जनवरी को हमारे यहाँ पहला कोरोना का केस आ गया था और यूएन ने अलार्म बजा दिया था?
क्या ये सत्य नहीं है कि देश की संस्थाओं ने प्रधानमंत्री महोदय को जगाया था कि कोरोना संक्रमण आने वाला है, उसके बारे में कुछ सोचिए? इस सत्य को नकारने का काम केंद्र सरकार ने क्यों किया? यदि हमारे देश में फ्लैट कर्व था तो हम 9वें नंबर पे कैसे आ गए आज पूरे विश्व में? ये एक प्रश्न है। कौन जवाब देना चाहेगा? महेश वर्मा और शांतनु गुप्ता में से कोई अगर जवाब देना चाहे? एक मिनट, लास्ट सेंटेंस और कहना चाहूंगा। कोई जवाब देना चाहेगा? अगर लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा। शांतनु जवाब देना चाहूंगा। एक लास्ट सेंटेंस बताएं राजीव प्लीज संकेत जी। मेरा लास्ट सेंटेंस ये है कि देश की सरकार को करीब करीब 17,500 करोड़ रुपए हेल्थ पैकेज के रूप में राज्यों को देना था। अभी अभी आई खबर के अनुसार 91 करोड़ तो दिए हैं कुल पंजाब को। कर्नाटक जो भारतीय जनता पार्टी का स्टेट है उसको 395 करोड़ रुपए कुल दिए हैं। तो हम ये कह रहे हैं राज्य सरकारों को पैसा नहीं दोगे तो राज्य सरकार कैसे लड़ेंगी? और एम्स के करीब 72 घंटे में 50 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमण से ग्रस्त हो गए हैं। पीपी किट कौन उपलब्ध कराएगा? ठीक है, मैं जरा जवाब ले लूं। एक सेकंड, मैं जवाब ले लूं। राइट टू रिप्लाई। मुकाबले में सबको मौका मिले अपनी अपनी बात कहने का। एक सेकंड, जवाब दे शांतनु गुप्ता या महेश वर्मा, आप में से कोई भी अगर जवाब देना चाहे। देखिए साहब, ये जो राजीव त्यागी, शांतनु संकेत, इस समय आंकड़े गिनाना कि कहां पे कितने लोग संक्रमित हो गए वो मैं उनसे अच्छे गिना सकता हूं। मैं केरला के गिना सकता हूं, मैं पंजाब के गिना सकता हूं, महाराष्ट्र के गिना सकता हूं। तो वो आंकड़े गिना के वो हर चैनल हर वेबसाइट दिखा रही है, तो उसमें कोई बड़प्पन नहीं है। देखिए, अगर वो कहते हैं कि 30 तारीख को नहीं पता था, किसे अंदेशा था? कौन ज्योतिषी बैठा था? राहुल गांधी ज्योतिषी थे क्या? सबने कोरोना को आफ्टर इफेक्ट में देखा है। बल्कि भारत, पूरा विश्व तारीफ कर रहा है कि भारत ने जितने स्टेप लिए सब नंबर 1 है। लोकल फ्लाइट्स अमेरिका में रिसेंटली तक चल रही थी, रिसेंटली तक लोकल फ्लाइट चल रही थी। इंडिया सबसे पहली कंट्री है बड़ी कंट्रीज में जिसने लोकल फ्लाइट को बैन किया, और जिससे हम अभी भी फ्लैट कर्व कर पाए हैं। हमारा जो फ्लैट कर्व हुआ है वो हमारे एक सेकंड शांतनु मेरा सीधा देखिए, हम चूज कर सकते हैं। हम अभी चूज कर सकते हैं कि हम अपनी सफलताओं को गिनाएं या हमारी असफलताओं को गिनाएं। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से श्रमिक मामले की डीलिंग की गई, मैं अभी भी कह रहा हूं, इसका कोई आसान ऑल्टरनेटिव नहीं था, कोई आसान तरीका नहीं था। लेकिन जिस तरीके से श्रमिक मामले से डीलिंग की, चाहे राज्यों ने की या केंद्र ने की, वो इतनी खराब थी कि आज तक हम सड़क पर उन लोगों को चलते हुए देख रहे हैं। और श्रमिक ट्रेनों की क्या हालत है उसकी रिपोर्ट लगातार यहां पर आ रही है। गार्गा चैटर्जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। गार्गा चैटर्जी, मुझे ये बताइए कि देखिए, पश्चिम बंगाल जो है वो तो कुछ जरा खास ही लगाव रखता है केंद्र सरकार से। हम देखते हैं लगातार कुछ तू मैं होती रहती है, कभी डॉक्टरों का बयान आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। मैं आपसे बस नहीं गार्गा जी, मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, छोटा सा। मुझे आप ये बताइए कि अब अनलॉक 1 आ गया है, आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या अब एटलीस्ट समन्वय बन जाए केंद्र और राज्य के बीच में? देखिए, 65 दिन तक तो हमने नहीं देखा आपके राज्य और केंद्र में कोई बहुत ज्यादा समन्वय। देखिए, कुछ इश्यूज हैं जो बांग्ला के स्पेसिफिक हैं और कुछ इश्यूज हैं जो राज्य के कॉमन है। कॉमन की बात अगर करें पहले, देखिए कि ये जो प्रवासी श्रमिक जो हैं, जब फैलाव नहीं था, ये गांव से आते हैं, ज्यादातर दूसरे शहर में जाते हैं, शहर में पहले फैला, तब उनको वहां कोरोना आ गया कुछ परसेंटेज को, तब आप उनको कहां भेज रहे हो? जहां कंटेनमेंट नहीं है। अब देखिए, अगर उसको पहले भेज दिया जाता तो हम कंट्रोल कर लेते। ये है कॉमन चीज है, ये एक सोचने की बात है। और ये एक्सपर्टीज क्यों नहीं था, ये दूसरी बात है। ये सबको पता था, सब बोल रहे थे, तभी बोल रहे थे। ये लुकिंग बैक नहीं है, तभी ये जानकारी था। नंबर 2 जो है बांग्ला का जो अपना जो बात है, अगर ये विशेष लगाव की बात करें, ये विशेष लगाव केंद्र की बांग्ला से हम पहले भी देखे। जैसे बुलबुल का जो तूफान आया था, वहां क्षति हुआ था 50,000 करोड़, और वहां चाहा गया था, हम लोग बोले थे कि हमको 23,000 करोड़ दिया जाए, केंद्र सरकार दिया था 414 करोड़। ये विशेष लगाव है। ये जो तूफाने आते हैं, अभी जो अम्फान तूफान है, यूरोपियन संघ पैसा दे रहा है। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन देखिए देखिए एक सेकंड गार्गा जी, मेरा बस ये कहना है कि एक तो होता है कि इस आपदा के वक्त में, इस वैश्विक आपदा के वक्त में क्या हम राज्य और केंद्र की राजनीति से या दलगत राजनीति से ऊपर उठ सकते हैं या नहीं? क्योंकि अभी अगर मैं पश्चिम बंगाल से बात करूंगा तो आप बोलेंगे देखिए केंद्र हमारे साथ राजनीति कर रही है।
केंद्र से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि राज्य जो है वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को देखें, महेश वर्मा आप बात करना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात हो रही थी आप जो अभी बोले हैं श्रमिकों को लेकर के कितना राज्यों का जिम्मेदारी। और मैं कुछ बोलना चाहता हूं। हाँ बताएं। कोरोना लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, नहीं ये सेंटर वर्सेस स्टेट क्यों, कब तक करते रहेंगे हम लोग? पहले कोरोना लॉकडाउन जब शुरू हुआ था उस दिन के पहले हम सब भारतीय नागरिक थे, ठीक है। सडनली उसके बाद जब इनको अपने घर वापस देने का बात हो गया तो ये महाराष्ट्र का हो गया, ये बिहार का हो गया, ये बांग्ला का हो गया। देखिए कोई भारतीय नहीं रहा, ये हमको याद रखना चाहिए। आरोप एक सेकंड मुझे राइट टू रिप्लाई देना पड़ेगा बहुत जल्दी। महेश वर्मा मैं आपके पास आना चाहता हूं कि पहले आज से 65 दिन पहले तो यह था कि सब लोग साथ आ जाएं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा, उस एक्ट के तहत केंद्र के पास सबसे ज्यादा अधिकार हैं। लेकिन जब समस्याएं शुरू हुई तो गार्गा चैटर्जी का आरोप है कि एकाएक भारतीय जो हैं वो महाराष्ट्र के हो गए, पश्चिम बंगाल के हो गए, राजस्थानी हो गए, छत्तीसगढ़ी हो गए। ऐसा क्यों? संकेत जी, एक मैंने शुरू में ही कहा कि ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन कांग्रेस की तरफ से क्रिएट किया गया कि केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन का गाइडलाइंस दिया, जो एडवाइजरी दिया, उसको अगर इस देश के 135 करोड़ जनता ने माना और राज्य सरकार, ये जिसमें कि कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी लॉकडाउन को अगर पालन किया तो उसमें केंद्र सरकार दोषी हो गई, वो आरोपित हो गई। अभी ये हमारे कांग्रेस के मित्र जो है बड़ी अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा और अपने नेताओं को लेकर किस तरह से गुणगान कर रहे हैं। इनसे जरा पूछिए कि क्या इस भावना की सम्मान होना चाहिए कि देश में 1 रुपया भी इन्होंने कोरोना का जो रिलीफ फंड था या केयर फंड था उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, बोलना चाहता हूँ जी, इनकी योगदान है, कितना योगदान इन लोगों ने किया है। शर्म कीजिए राजीव त्यागी, पीएम केयर्स में क्यों नहीं दिया आपने पैसा? एक सेकंड, 1000 बस बॉर्डर पे खड़ा करके, और ठीक है मैं जवाब ले लूं एक एक करके, एक एक पॉइंट। एक सेकंड महेश वर्मा, एक एक करके एक एक पॉइंट, वरना बात जो है वो बहुत लंबी हो जाती है। राजीव त्यागी बहुत जल्दी, अगर आप इतना ज्यादा महसूस करते हैं तो आपने पीएम केयर्स में पैसे क्यों नहीं दिए? एनडीटीवी के जो सम्मानित दर्शक एक सेकंड जवाब ले लो। कहना चाहता हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमें 2013-14 की वो मोदी जी लौटा दीजिए जो भाषणों में कहते थे कि भाइयों बहनों, केंद्र सरकार जो पैसा खर्च करती है उसका एक एक पैसे का हिसाब मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो पीएम केयर फंड को सीएजी के ऑडिट से बाहर क्यों रखा गया? क्यों प्रधानमंत्री महोदय नहीं बताते कितना पैसा आया और कितना पैसा कहां गया? उन्होंने बताया, भाजपा ने बताया कि 2000 करोड़ रुपए के वेंटिलेटर खरीदे गए। उन वेंटिलेटर्स को खरीदने में गुजरात में आपने देखा होगा 300 महेश वर्मा वेंटिलेटर्स की वजह से हुई है। उसके बारे में क्या कहेंगे मेरे साथी? उसके बारे में बता दीजिए जरा प्लीज। कहानी कुछ और है, पीछे कहानी ये है कि पीएम रिलीफ फंड जो है उसके आजीवन में इन्होंने अपने सरकार में कांग्रेस अध्यक्षा को मेंबर बनाया, और कांग्रेस अध्यक्षा को अब जब उसमें कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा है, जब कुछ बनाया गया तो उसमें बजाय कुछ करने के बजाय कोई सहयोग राशि देते, कांग्रेस के कोई नेता, कोई अभिनेता जो सहयोग करता, समझ में आता कि ये देश में लोगों के आंसू पोंछना चाहते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये आए दिन देखिए, मैं जवाब देना चाहूंगा संकेत जी, से इस समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? जैसे आपने शुरू में कहा, एक एक करके, एक सेकंड एक एक करके राजीव त्यागी पे वापस जाते हैं, उनकी राइट टू रिप्लाई, उसके बाद गार्गा चैटर्जी। इनके नेता जो है जो मेरे नहीं पर मैं बस महेश वर्मा ये कहना चाहता हूं कि पीएम केयर्स में ही पैसा दे करके आप लोगों के लिए कुछ महसूस कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। लोग अपना इंडिविजुअल चैरिटी भी करते हैं, लोग डोनेशन दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है, लोग दान दे रहे हैं। एनडीटीवी कितनी सारी मुहिम चलाता है। पूरे देश में जहां श्रमिक, पूरे देश में जहां श्रमिक अपने जी, राहुल जी, प्रियंका जी ऐसा करें ना। संकेत जी, और टीवी चैनल्स की तरह डिबेट नहीं होनी चाहिए एनडीटीवी पे, मैं मानता हूं। मैं अपनी बात कह दूं प्लीज, एक एक करके प्लीज। संकेत जी, राजीव त्यागी बहुत जल्दी, गार्गा चैटर्जी। पीएम केयर फंड की जो मेरे मित्र ने बात उठाई है, पूरे देश में जहां जहां प्रवासी श्रमिक जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनका रेल का किराया देने का काम कर रही है, और हम लोग हर जगह प्रवासी श्रमिकों की मदद कर रहे हैं। मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि देश में 11 करोड़ के करीब प्रवासी श्रमिक हैं और वो 13 बड़े शहरों में करीब करीब रहते हैं, उनकी प्लानिंग क्यों नहीं की? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, जो आंकड़ों की बात की थी और ये कहा था कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्र से, बंगाल जब प्रधानमंत्री महोदय गए थे
तो 2-2 लाख इस रुपए तरह उन्होंने का डिक्लेयर किए गलत जो बयान नहीं देना तूफान में मारे चाहिए। गए लोग थे। प्रवासी श्रमिकों ने कर्नलों जहाँ के इन्होंने खून है से रेल का। सड़कें लाल हो गई, उनके लिए क्या डिक्लेयर किया? आप राजनीति कर रहे हैं बंगाल जाकर के प्रवासी श्रमिकों एक को सेकंड, जेल में एक सेकंड, एक उसके सेकंड, बारे में एक बताइए सेकंड, ना प्लीज। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूं, देखिए तुरंत फीडबैक आना शुरू हो जाता है। लोग जैसे राजीव त्यागी ने अभी बोला था, एनडीटीवी से ये उम्मीद नहीं की जाती कि यहां पर तू मैं शुरू हो जाए। मुझे लगातार मैसेज आने शुरू हो गए कि और चैनलों जैसा होता जा रहा है। एक सेकंड, तो इसमें सब लोग भागीदार हैं। इसमें राजीव त्यागी की बात को लेकर के उत्तेजक हो जाते हैं महेश वर्मा, और आप भी हो जाते हैं महेश वर्मा की बात पे। मैं जल्दी से गार्गा चैटर्जी के पास वापस जाना चाहता हूं। गार्गा चैटर्जी, आप कुछ कहना चाहते थे। हमारे पास तो एक शोर मीटर भी है, आप लोग ज्यादा शोर करेंगे मैं वो मीटर बजा दूंगा, मैं शोर होने ही नहीं दूंगा। गार्गा चैटर्जी, बांग्ला में कहावत है, भात देवर मुरोद नहीं कील मारार गोसाई। इसका मतलब है कि चावल देने का क्षमता आप पे नहीं है, पर पीठ में डंडा मारने का आपका वो इच्छा बहुत है। ये जो बांग्ला में 53,000 करोड़ रुपया हम केंद्र से हमको मिलता है, यानी संवैधानिक अधिकार है ये हमारा। पैसा जब ये उठाते हैं राज्य से तब तो ऑटोमेटिक उठ जाता है। जब वापस देने का बात है, इस भयानक जो वैश्विक जो है उसके बाद में जो अम्फान है, जो यूएन लेवल में अब आलोचना हो रहा है, दिल्ली नहीं है। तो हमको तो दिल्ली क्यों चाहिए? ये जो शाम में ये हिंदी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे इसलिए दिल्ली चाहिए? अब बताएं, पैसे दो, पैसे दिए हैं, राज्य से उठाए हैं। दिल्ली में कुछ मनी प्लांट में उगाए नहीं है पैसे, राज्य को दे। यही तो वास्तविक सरकार है। ये महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। शांतनु गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि बहुत जरूरी सवाल है। बहुत सारे राज्यों का ये कहना है हमारा जीएसटी जो है वो एकदम डाउन हो गया, हमारे पास हम अपना रेवेन्यू बना नहीं पा रहे। इस सब चक्कर में, और उसके बाद केंद्र जो है हमें बता रहा है ये करो वो करो, तुम ये फलाना खर्चा करो, ये कहां से होंगे खर्चे ये सब? देखिए, जितनी भी बैठकें हुई हैं प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ, वो सारी सहमति से हुई है। चाहे वो जीएसटी की चर्चा पहले होती थी, ये लोग अंदर कमरे में सहमत होते थे, बाहर आके राजनीति के लिए बोलते थे, तो इसलिए वो बातें बेसर की हैं। पहली बार 6 साल में डिवोल्यूशन ज्यादा हुआ है। जो स्टेट जो नहीं, अभी की स्थिति के बारे में अगर आप बताएं। मैं अभी तो बताता बहुत हूं, बुरी स्थिति है ना, जीएसटी रिफंड का आप पैसा नहीं आया राज्यों को, उनका अपना रेवेन्यू कलेक्शन कुछ नहीं है, ऐसे में कैसे खर्चा करें? आपके चैनल पे भी और बाहर भी हर आदमी हाइंडसाइट में एक्सपर्ट हो रहा है। वो पहले कहते थे कि भाई पहले श्रमिक को पहले भेज देते, अब क्यों भेज रहे हैं? जब योगी आदित्यनाथ ने, दिल्ली की सरकार ने जिनको अपने बॉर्डर पे फेंक दिया था, जब योगी आदित्यनाथ ने बसें भेज को बुलाया तो बोला अरे सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो रही है। जब योगी सरकार ने कोटा से लोगों को, बच्चों को बुलवाया, अरे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। और जब बुलाया जा रहा है, जब स्थिति थोड़ी पहले से काबू में है, जब स्थिति समझ में आ गई है, तो श्रमिक जब ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो जो कांग्रेस के स्टेट वगैरह नहीं, हम ट्रेन की परमिशन नहीं, मैं नहीं मानता। शांतनु गुप्ता, अगर श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही है तो वो कोई एहसान नहीं है, क्योंकि श्रमिक ट्रेन 35 दिन बाद चली, और श्रमिक ट्रेन में जिस तरीके का हाल हो रहा है ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती रेलवे से। श्रमिक ट्रेन चलाना कोई एहसान नहीं है, श्रमिक ट्रेन जरूरत थी। नाम पे आंसर करना है। मैं आप चारों से ये गुजारिश करूंगा, मुझे अभी एक दलगत राजनीति से ऊपर उठना है, और इसीलिए एक सेकंड, राजीव त्यागी, महेश वर्मा, शांतनु गुप्ता और गार्गा चैटर्जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये भाग 2 यहां पर खत्म हुआ। मुकाबला के भाग 3 में जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं, सकारात्मक आगे की ओर क्या किया जा सकता है, अनलॉकिंग अब जो शुरू हुई है उसको कैसे सफल बनाया जा सकता है, और यहां कम से कम सेंटर और स्टेट की डिबेट ना शुरू हो जाए, उसके लिए क्या किया जा सकता है। आप सब लोगों के साथ वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुकाबला के तीसरे और निर्णायक भाग में आपका स्वागत है, और अब मैं अपने चारे मेहमानों से 40-40 सेकंड में ये बताने की एक कोशिश करूंगा कि उनसे जवाब मिल जाए कि अब जो अनलॉक 1 शुरू हो गया है, इसमें राजनीति कम और काम ज्यादा और सहयोग ज्यादा कैसे हो सकता है। राजीव त्यागी, आपके 40 सेकंड।
देखिए, 7,500 रुपए प्रत्येक परिवार के 13 करोड़ परिवारों के जेब में डालने जाने चाहिए। एमएसएमई सेक्टर का जो 32 लाख करोड़ का जो एनपीओ हो रहा है, उसको लेकर के सरकार को गंभीरता से प्रयास करने चाहिए कि एमएसएमई सेक्टर चले। तीसरा, किसानों का करीब 1 लाख करोड़ का एनपीए हो गया। किसानों को एक बेहतर पैकेज देना चाहिए जिससे किसान बेहतर तरीके से रबी की फसल बेच पाए और खरीफ की फसल खरीद अपनी बो पाए। चौथा, मध्यम वर्ग को जिस तरह से नौकरियां उनकी जा रही है, मध्यम वर्ग की सैलरी कट हो रहा है, जिससे उनकी परचेजिंग पावर घट रही है, उनकी मकान का किस्त कैसे जाएगी, उनकी गाड़ियों की किस्त कैसे जाएगी, तो मध्यम वर्ग के लिए एक विशेष पैकेज देश की सरकार को जारी करना चाहिए। लेकिन सरकार जारी नहीं करेगी। जो सरकार हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज की यात्रा कराना चाहती है। ठीक है, चलिए आपने सुझाव एक सेकेंड राजीव जी इस तीसरे भाग का उद्देश्य था सुझाव देना, आपने सुझाव दे दिए। इस पर अगर नहीं होगा तो आप आगे सवाल पूछ सकते हैं। महेश वर्मा, आप सुझाव दीजिए। राजनीति कम, काम ज्यादा और सहयोग ज्यादा कैसे हो सकता है? जी संकेत जी, मेरा मानना है कि कुशल प्रबंधन और भ्रष्टाचार मुक्त एक व्यवस्था जो है वो अपनानी ही पड़ेगी हर हाल में। इस संकट काल से अगर देश को बाहर निकलना है, हम सबको बाहर निकलना है, तो ये संकल्प सबको लेना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि देखिए, आज जो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हम जब तक नहीं चलाएंगे, डिजिटल, आज हिंदुस्तान में डिजिटल की एक धाक है। डिजिटल व्यवस्था हमारी इतनी आज की डेट में उम्दा है, इतनी अच्छी है, जिसको हम एक अपनाकर और उसके जरिए हम एक बहुत बड़ा एक समझ लीजिए कि एक अपना अर्निंग रिसोर्सेस पैदा कर सकते हैं, आत्मनिर्भर हो गई है गाड़ियां। उसके अलावा जो एक अवेयरनेस आना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, समय खत्म हो रहा है। और शांतनु गुप्ता, बहुत जल्दी, राजनीति कम, सहयोग ज्यादा, इसके लिए क्या हो सकती है रणनीति? देखिए संकेत, अब हम सबको पता लग चुका है कि ये जो पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में डिबेट करनी पड़ेगी, इस पे हमें उसमें अपनी अलग से डिबेट करनी पड़ेगी। शांतनु गुप्ता, हमें उसमें अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू करनी पड़ेगी, लेकिन हमें साथ में सारी सावधानियां बरतनी पड़ेगी। तो मैं सारी राजनीतिक पार्टियों से कहूंगा, कांग्रेस से खासकर, कि इस समय राजनीति छोड़ दें। आपने जब पाकिस्तान से हम डील करते थे तब राजनीति नहीं छोड़ी, सर्जिकल स्ट्राइक के समय राजनीति छोड़ी। इस समय अपने करियर रिवाइव करने को मत छोड़िए। जब 2024 में इलेक्शन आएगा उसके आसपास, ठीक है, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, इतनी तो शालीनता रखिए, आप बड़े नेता हैं। बोलिए। एक सेकंड, राजीव त्यागी जी बोलने दीजिए उनको, ऐसे मत करिए। हाँ, तो मैं इसलिए सबसे ही गुजारिश ठीक है, बहुत जल्दी गार्गा चैटर्जी, आखिरी के 40 सेकंड। गार्गा चैटर्जी को सुझाव आगे के लिए, सुझाव राजनीति कम, सुझाव ज्यादा। हाँ, पहली बात, सब राज्यों पर अगर उनका जो अपना जो कंसेंसस ना हो, तब तक नॉर्मल इंटर स्टेट ट्रेन सर्विसेज नहीं होने चाहिए। जो स्व अपने राज्य में वापस जाना चाहते हैं, सिर्फ उसके लिए ट्रेन, ठीक है, क्योंकि ये बहुत, नहीं तो ये अतिमारी एक दूसरा ही किस्म का हो जाएगा। नंबर 2, जो राज्य का जो बकाया है, पैसा जो मिलता है केंद्र से, जो मिलना चाहिए संवैधानिक अधिकार से, वो इमीडिएटली उनको दिया जाए। नंबर 3, केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था का जो बजट है वो पॉपुलेशन के हिसाब से अब स्टेट्स में बांट दो। और नंबर 4, साइक्लोन अम्फान, हम बार बार बोल रही हेडलाइन से अब मिटा सकते हैं। 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ है, 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ है, 50,000 करोड़ तक मिला, अभी तक 1,000 करोड़ है। चलिए, 1,000 करोड़ मिला है, सोचिए। ठीक, मैं आपकी यूरोपियन यूनियन, मैं आपकी बात समझ गया हूं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुकाबला के इस विशेष भाग में आपने अपना स्टेटमेंट दिया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन मुकाबला अभी जारी रहेगा, देखते रहिए। जो अनाउंस किया वो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कहा गया था कि किया गया है, लेकिन पैकेज जो है वो कर्ज निर्भर भारत बनाता है। देखिए, कर्ज मांग करके घी पिया तो क्या पिया। जब आदमी का मंदी का समय होता है, जब उसको कहीं से कोई पैसा नहीं मिल रहा होता, जेब में पैसा नहीं होता, तो बैंक वाले पैसा कैसे दे देंगे? आप लोग लेके दिखा दीजिए लोन। तो ये जो कर्ज निर्भर भारत बनाने की बात चल रही है वो बड़ी चिंता का विषय है। मैं मोदी जी से मांग करता हूं कि देश के ये एक जरूरी बात बोली। एक सेकंड, इससे पहले कि उनकी बर्खास्तगी की बात, आपने ये जो कर्ज निर्भर भारत बोला है,
मैं उस पर महेश वर्मा के पास जाना चाहता हूं। महेश वर्मा जी, ये जो पैकेज है, क्योंकि अब अनलॉक हो रहा है, अब लोगों को अपने अपना जीवन संभालना होगा, अब वो काम पर जाएंगे, जिन लोगों की नौकरी चली गई वो अपना जीवन बटोरने की कोशिश करेंगे। ऐसे में सरकार का ये दावा है कि देखिए हमने पैकेज की घोषणा की है, इससे बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है या आपके आलोचकों का ये कहना है कि ये तो कर्ज निर्भर भारत बना दिया आपने, आत्मनिर्भर के बजाय। कर्ज चुका कौन पाएगा? स्थिति है ही नहीं लोगों की चुकाने लायक। नहीं, ये कुछ भी उसको संज्ञा दे सकते हैं। संज्ञा देने में, घड़ियाली आंसू बहाने में इनके नेताओं की और इनकी पार्टी के लोगों की कोई सानी नहीं है।